गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैगलाइन है बच्चों इसकी, दोज हु डोंट मैनेज देयर मनी विल वर्क फॉर दोज हु डू। जो लोग अपने फंड्स को मैनेज नहीं करते वो लोग उनके लिए काम करते हैं जो लोग अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। तो ये चैप्टर बताता है, ये टैगलाइन हमें ये बता रही है कि हमें अपने फंड्स को मैनेज करना कितना जरूरी है। बहुत लेंथी चैप्टर है बच्चों और बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है और आज इसको बहुत एक लिमिटेड टाइम में क्या करने वाले हैं, हम खत्म करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहां से मिलता है हमें? दो तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। पैसा हमें जो मिलता है बच्चों ओनरशिप के बेसिस पे, वो दो जगह से मिलता है, या तो डेट से या इक्विटी से। अब जो डेट होता है वो तो होता है बोरोड फंड और जो इक्विटी होता है वो होता है ओनर्स फंड। ठीक है ना, मालिकों का पैसा होता है ओनर्स फंड और जो बाहर का पैसा होता है, जो उधार हमने लिया होता है, वो होता है बोरोड फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट। तो बच्चों ओनरशिप के बेसिस पे हम सोर्सेज ऑफ फंड को दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। अब अगर हम बात करें जो ओनर्स फंड होते हैं माने इक्विटी, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस रिस्की होती है, मोर रिस्की होती है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस रिस्की होती है बिकॉज सारे बच्चों को पता है कि जो इक्विटी होती है उसकी हमें कोई भी रीपेमेंट नहीं करनी होती है जब तक कंपनी किस में ना जाए, लिक्विडेशन में ना जाए। जब कंपनी अपने इस ऑपरेशंस को वाइंड अप कर रही होगी तभी क्या करनी होती है, वो रीपे करनी होती है, और वो भी अगर बची तो, अगर पैसा हमारे पास है तो ही। लेकिन क्योंकि सबसे बाद में मिलेगा पैसा, तो अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये मोर रिस्की होता है। जबकि बच्चों वाइस वर्सा सिचुएशन होती है किसमें, बोरोड फंड में। बोरोड फंड में अगर हम बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोरोड फंड होते हैं, जो उधार होता है, डेट होता है, वो मोर रिस्की होता है बिकॉज कंपनी को उसकी रीपेमेंट करनी है, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। जबकि अगर बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेस रिस्की है क्योंकि उसे उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस मिलेगी, साथ में उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई डिफॉल्ट ना हुआ हो। अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए फिर तो वो भी रिस्की हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे मानते नहीं है कि वो डिफॉल्ट करेंगे बिकॉज प्रॉपर भारत के अंदर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इस चीज को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि भाई आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। खैर, अगर बात करें हम वही सोर्सेज ऑफ फंड्स की, लेकिन किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। तो जो फंड्स होते हैं जनरल जनरल बच्चों, दो पार्ट में हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एक मीडियम भी होता है, चीजों को सिंपल रखने के लिए मीडियम को मैंने लॉन्ग में डाल दिया क्योंकि इतना ज्यादा तुम्हारे यहाँ पे कुछ है नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे बाकी के चैप्टर में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन सा, ऐसी जगह से पैसा उठाना जिस पैसे को हमें एक साल के अंदर अंदर रीपे करना। दूसरा लॉन्ग टर्म कौन, जिसकी रीपेमेंट हमें एक साल के बाद करनी है। अब सवाल ये है, क्या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, वो तो बनी ही उसी के लिए है। इसके लिए बात कर रहा हूँ जो ग्रीन बॉक्स में है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर बात करें क्या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है एक केस में, ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। मैंने स्टार मार्क लगाया, आगे बताऊंगा। बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? हाँ जी, वो तो बनी ही उसी के लिए है, ठीक है ना। जो लॉन्ग टर्म फंड्स है वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही है ना। बिल्कुल, क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन हम प्रेफर नहीं करेंगे। थोड़ा मतलब ये बेहुदा सा डिसीजन होगा कि हमने लॉन्ग टर्म से पैसा उठाया 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, और हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म में, तो बाकी की इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो हो तो सकती है क्योंकि पैसा अरेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेफर नहीं करेंगे। और वो जो मैंने वहां पे स्ट्रिक लगाया है या हैशटैग लगाया है वो इसी वजह से लगाया है बच्चों, ठीक है ना।
बात समझ में आती है आपको? चलो देखते हैं। वो कह रहा है, वो किसको डिफाइन कर रहा है, स्टार मार्क को डिफाइन कर रहा है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी किसके केस में, ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। सवाल ये है जी, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है? जब मेरे को जो लॉन्ग टर्म फंड्स जो मिलने होते हैं वो मिलेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन मेरे को प्रोजेक्ट आज ही लगाना हो, ठीक है ना? तो जो बीच में जो टाइम गैप रह गया उसको मेरे को फुलफिल करना है, क्योंकि पैसा तो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कब मिलेगा, थोड़े बाद में मिलेगा, महीने 2 महीने बाद मिलेगा, प्रोजेक्ट आज ही लगना है, तो गैप हो गया, ठीक है ना? इस गैप को जब हम बच्चों फुलफिल करते हैं किससे, शॉर्ट टर्म फंड से या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है ना? टाइम गैप को फुलफिल करना, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना? चलो, अब दूसरा सवाल ये है जो हमें आज रिवाइज करना है कि जी सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन होता है इन जनरल, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना? तो बच्चों डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज इट सेव्स टैक्स, इट सेव्स टैक्स। जो डेट होता है, डेट पे इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट किसको सेव करता है, टैक्स को सेव करता है। अब बच्चों आप बोलोगे कि टैक्स को कैसे सेव करता है, क्योंकि आज तो मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको, ये तो पता ही होगा आपको कि डैट कैसे क्या करता है, टैक्स सेव करता है, वो तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। अगर वो जानना है तो आपको इस चैप्टर की वंस अगेन आप फर्स्ट वाली क्लास देखिएगा, और सेकंड वाली क्लास वहां पे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है ना? वो तो रेगुलर बैच की बात थी। फिलहाल आज केवल इतनी बात करेंगे कि सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन होता है, डैट। जिसको लोग सबसे सस्ता सोचते हैं वो सबसे सस्ता नहीं होता, इनफैक्ट वो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। लोग इक्विटी को सबसे सस्ता सोचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी को तो कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है ही नहीं है कि उन्हें उसकी रीपेमेंट भी करनी है या डिविडेंड कोई देना ही देना है, तो दैट्स वाई वो सोचते हैं कि वो सस्ता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। उसको हमने इस एग्जाम्पल से भी बच्चों देखा था, और यही लिखा है नोट के अंदर। थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो इसके पीछे लॉजिक ये है, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे या देखेंगे इसे या समझने की कोशिश करेंगे, शायद उन्हें मेरी बात हजम ना हो जो मैं अभी बोलने वाला हूं। जो इंटरेस्ट है वो टैक्स सेव इसलिए करता है बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेयर एज डिविडेंड इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा और अगर सिंपल करके बोलूं तो बस इतना ही बोल सकता हूं आज के रिवीजन में कि जो इंटरेस्ट है वो बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है, और जो डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है, दैट्स वाई बच्चों। चलो जी, और ये कुछ मैंने आपको कुछ जनरल चीजें बताई थी, आपको एक शॉर्टकट बताया था कि वैसे तो हम ये चेक कर सकते हैं अगर हमें कोई प्रपोजल को सिलेक्ट करना हो कि किसमें डेट है किसमें इक्विटी है, कौन से को हम सेलेक्ट करेंगे, है ना? तो वो हम चेक करते हैं बच्चों ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से। लेकिन एक शॉर्टकट भी है, अगर आरओआई क्या हो, ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट से, तो हम उसको प्रेफर करते हैं जिस प्रपोजल में सबसे ज्यादा डेट हो, और अगर आरओआई कम है किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो हम उस प्रपोजल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी हो, ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो था बच्चों अभी तक इस चैप्टर को आगे मतलब पढ़ाने के लिए जो मैंने आपको बताया था, एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास। वाकई में जो बुक का इंट्रोडक्शन है वो अब चालू होगा, और कई सारी बातें इसमें वो लिखी होगी जो मैंने अभी तक आपको समझाई है या रिवाइज कह सकते हो आप, कराई है, ठीक है ना? चलो जी, वो कह रहे हैं कि हर एक जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे बड़ा हो बिजनेस चाहे छोटा हो, उन्हें पैसों की जरूरत होती है। पैसों की जरूरत आज के दौर में इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज के दौर में कोई छोटे बिजनेस का जमाना नहीं है, हमें बड़े स्केल पे ऑपरेशन करने होते हैं, बड़े स्केल पे हमें प्रोडक्शन करना होता है, हमें मशीनरीज वगैरह क्या करनी होती है, इंस्टॉल करानी होती है, तो दैट्स व्हाई हमें फंड्स की जरूरत होती है। कोई भी एक बिजनेस की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है कितना समय से और कितना सस्ते में आपने क्या कर लिया, बाहर से या अंदर से, माने डेट से या इक्विटी से आपने फंड्स क्या कर लिए, अरेंज कर लिए बिजनेस के लिए, और कितने अच्छे से उनको उठा करके उन फंड्स को आपने क्या किया अपने बिजनेस में यूज किया है, असेट्स में और ऑपरेशंस में। असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म वाले के लिए बात कर रहा हूं, ऑपरेशन मतलब डे टू डे वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, उन्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि असेट्स का मीनिंग यहाँ पे ऐसा क्यों है, लॉन्ग टर्म ही क्यों है, और ऑपरेशंस डे टू डे बेसिस पे क्यों है।
एज अ रिजल्ट वो कह रहा है कि फाइनेंस, क्या हम कह सकते हैं फाइनेंस को कि वो लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का। सवाल यही है जी कि यही बता दो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। जो पैसा हमें बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए चाहिए होता है वो क्या है, बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस की जरूरत होती है किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, स्टैब्लिश करने में, डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने में। जैसे कि हमें रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है डे टू डे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी सैलरी वगैरह देनी है हमें, या हमें अपने लॉन्ग टर्म के लिए मॉडर्नाइजेशन भी करना हो सकता है, एक्सपैंड करना हो सकता है, डाइवर्सिफाई करना हो सकता है अपने बिजनेस को, है ना। हमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या करनी हो सकती है, खरीदनी हो सकती है। तो ये सारी चीजों के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। ये सारी चीजें फ्री में नहीं आती, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट परचेज करते हैं, तो फाइनेंस हमारा हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में और भी ज्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज उनसे हमारे लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस चलने वाले हैं। और पैसा हमारे पास सही क्वांटिटी में, सही अमाउंट में अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करना बहुत क्रूशियल काम है। बिकॉज इसी के ऊपर आपके बिजनेस की ग्रोथ और आपका आज का सर्वाइवल क्या करता है, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ये जो बिजनेस फाइनेंस है इसको मैनेज करने की, माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये फंड्स के फ्लो को मैनेज करना ही, फंड्स के फ्लो को मैनेज करना ही, इनफ्लो को और आउटफ्लो को, कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे पैसा जा रहा है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें हम डिसीजंस लेते हैं कि कहां से पैसा उठाना है, कहां पे पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म में कितना लगाना है, शॉर्ट टर्म में कितना लगाना है, और वो जो पैसा हमने कमाया उसे मालिकों के बीच में बांटना है या नहीं बांटना है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। और ये हमने बताया था कि जो यहाँ पे जो एक डिसीजन होता है बच्चों, डिविडेंड डिसीजन, वो जस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, हम इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते, बिकॉज उनका तो पहले से ही क्या रहता है, फिक्स रहता है। दूसरे शब्दों में अगर आप बोलो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है किसका, फंड्स का, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन पहलू होते हैं बच्चों, पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, दूसरा यूसेज ऑफ फंड्स। नमन भैया अभी तो आपने ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन बताए कि हमें पैसा कहां से उठाना है, कहां पे लगाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रोक के रखना है, या ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना भी है या नहीं भी करना है। तो तीन बातें बताई आपने, लेकिन बच्चों तीन बातें हैं तो, लेकिन मेन कितनी ही है, दो। बिकॉज जो तीसरे वाली बात है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, वो हमारे घर की बात है, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे मेन वो है, हमारे घर में कोई भी दिक्कत हो तो पहले हम अपने इंटरनल को जो है ना, वो तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन जहाँ पे हमें एक्सटर्नल पार्टी से डील करना है तो पहले उसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो पैसा कहाँ से उठाना है और कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टी से हम डील कर रहे हैं इन दोनों चीजों में, तो दोनों डिसीजंस में। तो उस केस में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यही हो जाता है इन चीजों को मैनेज करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यही दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और यूसेज ऑफ फंड्स माने इन्वेस्टमेंट। अभी जब आगे चल करके मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, पढ़ तो लिया ही है आपने कि फाइनेंशियल डिसीजन तीन टाइप के होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपने घर की बात है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पे देख ली। इसमें लिखा है कि हमें पैसा वहां से उठाना, चीजें बार बार रिपीट होगी इसलिए दैट्स वाई मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ इसे। पैसा वहां से उठाना है जहां से कॉस्ट कम आए और रिस्क क्या हो, कम हो, और बेनिफिट सबसे ज्यादा हो। और आमतौर पर हमने, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी अभी रिवाइज कराया कि डेट क्या होता है, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, बट सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके लिए हमें और भी फैक्टर्स देखने होते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। फिर पैसों को हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करना है। हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाए या वेस्ट ना पड़े रहे। वेस्ट ना हो जाए माने गलत जगह ना लगा दियो, और वेस्ट पड़े ना रहे माने लगाए ही ना, दोनों ही दिक्कत है, ठीक है ना। चलो, जब बच्चों हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, मैंने आपको 5 पॉइंट बहुत अच्छे से कराए थे। पहला, हमें क्या करना है, कॉस्ट जो आ रही है हमारे फंड्स की उन्हें क्या करना है, हमें कम से कम करना है, रिस्क को कंट्रोल में करना है, हमें अपने जो फंड्स है उनको प्रॉफिटेबली क्या करना है, इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना है, और ये मेक श्योर करना है कि टाइम रहते हुए हमें फंड्स मिल जाए, जितने हमें चाहिए उतने फंड्स हमें टाइम से मिल जाए या नहीं मिल जाए वो भी हमें देखना होता है। और जो पैसा मिल गया ऑलरेडी वो फालतू में बेकार ना पड़ा हो। कॉस्ट किस में हो, कॉस्ट किस में हो, मतलब हमारे फायदे के लिए हो या नुकसान के लिए हो। फायदे के लिए कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और रिस्क किस में हो, कंट्रोल में हो।
पैसा हमारा जो है वो इफेक्टिवली इन्वेस्ट हुआ हो, हमें टाइम से क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, और जो फालतू पैसा पड़ा है, हाँ वो मतलब उसे भी कहीं ना कहीं हमने यूज किया हो, फालतू ना पड़ा रहे हो। तो ये हमारा क्या होता है, मकसद होता है। ठीक है ना। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, उससे किसके ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बच्चों इन सारी चीजों के ऊपर क्या, वो तो उसके एम थे ऊपर वाले कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लेकिन किनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के करने से, वो ये रोल है ना। हमें ये पता पड़ेगा कि हमें कितनी क्या रखनी है, फिक्स एसेट रखनी है, और कितनी कितनी कौन सी फिक्स एसेट रखनी है, कितनी फिक्स एसेट रखनी है, उसमें भी कितनी कितनी कौन सी फिक्स एसेट रखनी है। दूसरा, कितनी क्या होनी चाहिए, करंट एसेट होनी चाहिए, उसमें से भी कौन सी कितनी कितनी करंट एसेट होनी चाहिए। बहुत सिंपल करके बता रहा हूं बच्चों, आपको समझ रहा होगा, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, मैं रिवीजन करा रहा हूं। फिर हमने जो पैसा उठाया, वो पैसा वो पैसा शॉर्ट टर्म से कितना उठाना है, लॉन्ग टर्म से कितना उठाना है, लॉन्ग टर्म में भी डेट से कितना उठाना है, इक्विटी से कितना उठाना है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक चार्ट बनाया था और इस चार्ट में मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझाए थे। और जब बच्चों हम ये ऊपर की चार चीजें क्या करते हैं, ऊपर की चार चीजों के लिए हम डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनकी वजह से बेटा किसके ऊपर फर्क पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फर्क पड़ता है, ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज अगर हम डेट ज्यादा रखेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, डेट कम रखेंगे तो इंटरेस्ट कम आएगा। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे हम क्या करेंगे, माने डिबेंचर क्या करेंगे, इशू करेंगे, हम ये डिसाइड करते हैं कि डिबेंचर से तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट आ सकती है, जबकि बैंक लोन लेने में जो प्रोसेसिंग फीस हो सकती है वो कुछ कम हो सकती है, से तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, उनका फर्क पड़ता है किसके ऊपर, पी एंड एल के ऊपर। तो ये रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इनके लिए करते हैं, या ऐसे बोलो कि इनके ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अभी तक शायद जो मैंने आपको रिवाइज कराया है ना, उसमें से एग्जाम में कुछ ना आए, मे बी ऐसा हो सकता है, आने को बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन वो टॉपिक आगे भी है। अभी तक हमने जनरल बातें की थी, लेकिन जो बच्चे होशियार बनेंगे और वो सोचेंगे कि हम यहीं से ही क्या कर लेते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं, तो उन्हें फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक जो सीएफओ काम करता है वो शेयर होल्डर के लिए काम करता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए काम करता है। बात समझ में आ रही, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शेयर होल्डर के लिए क्या करता है, काम करता है, उनकी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए काम करता है। द ओनली एंड ऑल ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हाउ कैन द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बी कंप्यूटेड? वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो वेल्थ वैसे निकलती है। तो नंबर ऑफ शेयर तो अपने को बढ़ाने नहीं है, तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा। और यही बच्चों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। सिंगल एंड सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, आप यही लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग लिखी हुई है। अब वो कैसे वेल्थ क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, उसके लिए आपको क्या करने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे। क्या लेने होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन, वो आगे रिवाइज करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फाइनेंशियल डिसीजंस। जब हम फंड्स के मसलों में, फंड्स के रिगार्डिंग में हम क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो वो होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। और फाइनेंशियल डिसीजंस कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है कि हमने पैसा कहां से उठाना है, पैसा कहां से उठाना है, और किस किस सोर्स से कितना उठाना है, और कॉस्ट हमारी ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छा फाइनेंशियल ऑफिसर वही है कि जो कंपनी को कम से कम कॉस्ट में क्या करा के दे, रिक्वायर्ड फंड्स, जितने भी सफिशिएंट फंड्स हैं वो रेज करके दे, प्रोवाइड कराए। ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना है कि वो पैसा कहाँ से उठा सकता है, ठीक है ना, कितनी अमाउंट उसे उठानी है, और उसे अलग अलग सोर्स से, डेट से, इक्विटी से कितना उठाना है, ताकि कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। एक अच्छा फाइनेंशियल ऑफिसर वही है, मैनेजर वही है जो कम से कम कॉस्ट में उठा के
और जैसे कि बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको रिवाइज कराया था, दो तरीके के क्या होते हैं फंड्स होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है बच्चों, हाँ, जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मिलता है। फिर वो जो शेयर होल्डर फंड होता है वो बाद में बच्चों, क्योंकि जब पैसा बनाते भी है हम तो इक्विटी बन जाती है, क्या बन जाती है, बिकॉज उसके अंदर क्या भी होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होते हैं, हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है। साथ में अगर कोई इक्विटी के अंदर देखो, नाम छोटू सा है इक्विटी, लेकिन इसके अंदर है बहुत सारी चीजें। इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है, जितने भी सारे के सारे हैं, और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो भी इक्विटी का ही पार्ट होती है। खैर वो बात अलग है, सारे बच्चों को पता है कि भारत में पिछले कई सालों से 12-13 सालों से कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं है। बोरोड फंड ये वही उधार वाला पैसा होता है जिसकी हमें रिपेमेंट भी करनी होती है, साथ में इंटरेस्ट भी देना, जैसे डिवेंचर हो गया, बैंक लोन वगैरह वगैरह, ये चीजें रिपीटेड है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बच्चों वही लिखी हुई है जो मैंने आपको शुरू में रिवाइज कराई कि बोरोड फंड क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है, मोर रिस्की, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस रिस्की, इक्विटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू लेस रिस्की, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर रिस्की, ये वो सारी चीजें लिखी हुई है। कौन सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज करा चुका हूँ। बात करते हैं बच्चों अब किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन की, कि जहां से हम पैसा उठाते हैं, जहां से हम पैसा उठाते हैं, ठीक है ना, कहां से उठाना चाहिए पैसा, तो वो जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो कौन से फैक्टर्स हमारे माइंड में होने चाहिए, कौन से फैक्टर्स उस हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों उसकी एमटी हमने बताई थी, एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ा है, एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ा है, एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ा है। एस फॉर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर मार्केट बूम पे चल रही है, उछाल पे है, तो सारे लोगों को रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टर्स को, तो वो उस केस में इक्विटी में प्रेफर करना चाहिए, मतलब इक्विटी में क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इक्विटी को प्रेफर करना चाहेंगे। तो कंपनी को भी उस केस में किससे ही पैसा उठाना चाहिए, इक्विटी से पैसा उठाना चाहिए। और मार्केट अगर किस में चल रही हो, बेयर फेज में चल रही हो, है ना, डाउनफॉल में चल रही हो, तो उस केस में लोग रिटर्न नहीं देखते, उस केस में लोग सेफ्टी देखते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए भाई, क्योंकि मार्केट क्या हो रही है, घट रही है, क्रैश हो रही है, ठीक है ना। तो उस केस में कंपनी को किसके थ्रू जाना चाहिए, डेट के थ्रू जाना चाहिए। बात समझ में आती है, तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है बच्चों आर, आरओआई, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो उसे प्रेफर करेगी जिसमें सबसे ज्यादा डेट हो, या कंपनी डेट को ही प्रेफर करेगी। और अगर आरओआई कम हो किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो उस केस में हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे। आरओआई कैसे निकालते हैं हम, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है, हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है, टोटल फंड्स इन्वेस्टेड जो लिखा हुआ है, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एसआरसीसी में सी फॉर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। भाई सिंपल सी बात है, जिस जो फंड्स होते हैं, फंड्स को यूज करने की क्या आती है, कॉस्ट आती है, जिसकी भी कॉस्ट क्या आएगी, सबसे कम आएगी, हम उसे प्रेफर करेंगे। अगर वो डेट हुआ तो डेट को प्रेफर करेंगे, किसी पर्टिकुलर केस में इक्विटी हुआ तो इक्विटी को प्रेफर करेंगे, लेकिन इन जनरल सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन होता है, डेट पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे, बिकॉज उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रिपेमेंट करनी पड़ेगी तो कर देंगे। लेकिन अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन, हमारी जो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हालत खस्ता है बहुत, तो उस केस में किसको प्रेफर करेंगे, इक्विटी को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर हम चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर किसका कंट्रोल रहे, हमारा ही कंट्रोल रहे, तो हम इक्विटी इशू नहीं करेंगे, हम तो डेट इशू कर, मतलब डेट से पैसा उठाएंगे और भगा देंगे पैसा दे करके, इंटरेस्ट दे करके, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल हमारा कंपनी के ऊपर रहे या ना रहे, तो उस केस में अपन लोग क्या कर सकते हैं, इक्विटी से भी पैसा उठा सकते हैं। सारे बच्चों को पता है कि टैक्स क्या करता है, जो टैक्स होता है, टैक्स रेट होता है ना। अगर इंटरेस्ट आता है तो टैक्स क्या होता है, सेव होता है, किससे, इंटरेस्ट से। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा हमारा, अगर जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा इंटरेस्ट की वजह से, उतना ही टैक्स क्या होगा हमारा, सेव होगा। तो उस केस में हम किसको ही प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे ज्यादा टैक्स रेट के केस में। और अगर टैक्स रेट क्या है, बहुत कम है, तो उस केस में हम किसको भी प्रेफर कर सकते हैं, इक्विटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट, फंड्स को इशू करने की क्या आती है, कॉस्ट आती है। एक तो फंड्स को यूज करने की कॉस्ट आती है, वो तो होती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ये है फ्लोटेशन कॉस्ट, फंड्स को इशू करने की, सिक्योरिटीज को इशू करने की क्या आती है, कॉस्ट आती है।
हम डिबेंचर इशू करेंगे या हम इक्विटी इशू करेंगे तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस के खर्चे लग सकते हैं, लिस्टिंग चार्जेस लग सकते हैं, ब्रोकरेज लग सकती है, स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, अंडर राइटिंग कमीशन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं बच्चों, खर्चे होते हैं, कोई लीगल फीस हो सकती है, तो ये खर्चे लगेंगे। तो जिस सोर्स से फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम आती है कंपनी उसको क्या करेगी, प्रेफर करेगी, वेदर वो डेट हो वेदर वो इक्विटी हो। नेक्स्ट है बच्चों रिस्क। अब रिस्क दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, एक तो बिजनेस रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क बोले तो ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब माने कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मेरा प्रॉफिट इतना भी ना हुआ कि मेरे जो डे टू डे के खर्चे हैं वो भी ना निकल पाए, तो मेरे को ये कौन सा रिस्क लग रहा है, बिजनेस रिस्क। ये ऑपरेटिंग रिस्क है, ऑपरेट करने का क्या है, रिस्क है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। क्या है, फाइनेंशियल रिस्क, कि कहीं मैं अपने जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है वो नहीं पे कर पाया तो वो है फाइनेंशियल रिस्क। अब एक बात बताओ, जो ओवरऑल रिस्क निकलता है, ओवरऑल रिस्क वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। अब अगर मेरा ऑलरेडी बिजनेस रिस्क क्या है, ज्यादा है, तो मुझे ये ठिकाना नहीं है कि मेरे खर्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो मुझे बताओ क्या मैं फाइनेंशियल रिस्क लेकर के अपने ओवरऑल रिस्क को बढ़ाना चाहूंगा, नहीं। तो इस केस में अगर मेरा ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो मैं इक्विटी को प्रेफर करूंगा। किसको प्रेफर करूंगा, और अगर मेरा क्या है, जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो ज्यादा नहीं है ना, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फाइनेंशियल रिस्क अगर मेरे पास आएगा भी तो मैं उसे झेल लूंगा, तो उस केस में मैं डेट को प्रेफर कर सकता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों एक औकात होती है किसी इंसान की लोन लेने की, और वो औकात को पूरी कर चुका है, पहले ही लिमिट स्ट्रेच कर चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी अब है ही नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता बच्चों, डेट से पैसा नहीं उठा सकता। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो डेट से पैसा उठा सकता है, ये है। नेक्स्ट है भारत के अंदर क्या है, बहुत सारे कानून है, ठीक है ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, लॉ लॉ वगैरह हमारे भारत में है जो गाइड करते हैं कि भाई पैसा आप उठा रहे हो तो ये कानून आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में रह करके ही आपको क्या करना होता है, पैसा उठाना होता है। अच्छा, आप किस सोर्स को प्रेफर करोगे, जिसमें ज्यादा झंझट हो, जिसमें बहुत ज्यादा कानून को फॉलो करना हो, जिसमें बहुत सिंपल हो, ठीक है ना। जिसमें भी बहुत ज्यादा चिक चिक या झंझट ना हो कानून को फॉलो करने का, आप उसको प्रेफर करेंगे, वेदर वो डेट भी हो सकता है, वो एक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डेट के लिए सिंपल है या इक्विटी के लिए सिंपल है, वो केस टू केस क्या करेगा, डिफर करेगा। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूंगा, फिर भी आप जनरल पूछना चाहो तो इक्विटी के लिए कंप्लायंसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, मार्केट में जाकर के पैसा, आम जनता से पैसा उठा रहे हो, ठीक है ना। वहाँ पे लिस्टिंग वगैरह करानी पड़ेगी आपको, बीच में बहुत सारी पार्टीज आती है, सेबी होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, गवर्नमेंट होती है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, उनके जो कानून वगैरह है वो फॉलो करने होते हैं, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगी। इसी के साथ साथ बच्चों टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वंस अगेन आपको हेडिंग रिवाइज कराता हूँ, अंदर का तो मैंने रिवाइज कराई दिया आपको। एसआरसीसी में सीटी ने, क्लास टीचर ने 2 बार एफआर पढ़ाया, माने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाई, ठीक है ना। एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ाया, आ भैया जल्दी से यार। एसआरसीसी में सिटी ने 2 बार एफआर पढ़ाया, एसआरसीसी में सिटी ने 2 बार एफआर पढ़ाया। चलो, एस फॉर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, आर फॉर हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सी फॉर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, अगेन सी फॉर कैश फ्लो पोजीशन, एसआरसीसी में सीटी ने, सी फॉर कंट्रोल कंसिडरेशन, टी फॉर टैक्स रेट। 2 बार एफआर पढ़ा है, एफआर 2 बार होगा, एफ फोर एक बार क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आर फोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक बार मतलब एफआर एक वापस से चलेगा, एफ फोर एक बार और फ्लोटेशन कॉस्ट, और एक बार आर फोर क्या है, रिस्क। वो तो बोलते हैं ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो रिस्क है। बात समझ में आ गई आपको। एसआरसीसी में सिटी ने 2 बार एफआर पढ़ा। बात करते हैं अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। चलो जी, जो फंड्स होते हैं हमें वो क्या करने होते हैं, इन्वेस्ट करने होते हैं, प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करने होते हैं अलग अलग असेट्स में, क्योंकि हमारे जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में, तो फर्म को वो बहुत अच्छे से क्या करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न जनरेट हो सके।
अब जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो दो तरीके से करनी होती है, मतलब दो तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होंगे अपने को। एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिनको वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं, दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिनको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं लाइक कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, बीआर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो होती है क्या हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दूसरे जब हम किस में इन्वेस्ट करते हैं बच्चों, फिक्स एसेट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो हमारे डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, कैश मैनेज करना होता है, हमें अपने जो डेटर्स होते हैं उन्हें मैनेज करना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बच्चों ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट होते हैं, यहाँ पे हमें लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाना होता है, और ये डिसीजंस इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारी शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। दूसरा, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है, ये छोटे मोटे इनमें कोई डिसीजन नहीं होते, छोटा मोटा पैसा नहीं लगा, तो बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा लगा होता है, और ये डिसीजन एक बार ले ली जाती है तो ले ली जाते हैं, ये वापस से नहीं होते, इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। तो इसलिए आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन अटमोस्ट केयर के साथ लेनी चाहिए, है ना, बहुत ध्यान से ये डिसीजंस लेने चाहिए। अब बात करते हैं यही फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो फैक्टर अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजंस है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो तो हमने फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल आगे हमने पढ़ा था ना, वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, तो वो तो वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और उसकी एमटी है बच्चों, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, दूसरा प्रोजेक्ट बोले तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, और रिटर्न बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना। चलो जी, देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। जिससे भी रिटर्न ज्यादा आएगी जिस प्रपोजल से, माने 1 से 10% कमा रहे, 1 से 15 कमा रहे, तो किसको प्रेफर करेंगे आप, जिससे 15। ठीक है, एक से कैश फ्लो ज्यादा आ रहे हैं, एक से माने आप 5 लाख आ रहे हैं और दूसरे से 4 लाख आ रहे हैं, तो किसको प्रेफर करेंगे आप, 5 लाख वाले को। लेकिन खाली आंख बंद करके केवल ये मत देखना कि 5 लाख जिससे आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो उसके लिए अपने को क्या भी, या तो रेट ऑफ रिटर्न देखो या बाकी और भी चीजें देखो, और भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं। आप ये भी तो देखोगे तो आउटफ्लो कितना जा रहा है, माने 5 लाख जिससे आ रहे हैं, शायद उससे कितने उसमें कितने जा रहे हो, 10 लाख रुपए लग रहे हो, लेकिन जिससे 4 आ रहे हैं उसमें 6 ही लाख रुपए लग रहे हो, समझा ना। तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये सीनी चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको और भी चीजें देखनी होंगी बच्चों, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें लिखी हुई है, तो वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ, जस्ट नाम नाम पढ़ रहा हूँ कि आपको कैश आउटफ्लो देखने हैं, आपको इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट से क्या होती है, डिस्काउंटिंग होती है। ठीक है ना, तो वो डिस्काउंटिंग जब होती है, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंप्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर काफी क्या डालता है, इम्पैक्ट डालता है। वो कैसे क्या, वो आप उसमें देखिएगा क्लास में जाकर के। और भी बच्चों बहुत सारी टेक्निक होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इवैल्यूएट करने की, जैसे कि पीबीपी, पे बैक पीरियड, की कितने टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, वो डिस्काउंटिंग करके कितने टाइम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, की आप एक पर्टिकुलर रेट से डिस्काउंटिंग करते हो तो उसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना होता है आपको, आईआरआर, अगर वो जीरो हो जाता है डिस्काउंटिंग करने के बाद, एनपीवी आपकी जीरो हो जाती है, तो वो रेट क्या बन जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है। कुछ लोगों ने, जो लोग थोड़ा बहुत शार्क टैंक देखते हैं, वो कोई तो एपिसोड में अभी 1-2 दिन पहले के एपिसोड में उन्होंने क्या किया, वो आईआरआर को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है ना, कि आईआरआर क्या होता है एग्जैक्टली, हालांकि वो बहुत अच्छे से समझा नहीं पाया था, है ना। अब वो तो कोई फाइनेंस वाला ही बहुत अच्छे से समझा सकता है, वो जो एंकर है तो वो समझा रहा था आईआरआर, तो ठीक है, जैसा उस पर बना तो उन्होंने समझाया। हालांकि आईआरआर सारे बच्चों को पता है, आईआरआर वो रेट होता है जिस रेट पे हमें एक्चुअल में हमने कमाया होता है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, अलग होता है, या मार्केट रेट से क्या होता है, अलग होता है। ये वो रेट होता है जिस रेट से एग्जैक्टली हमने किसी प्रोजेक्ट से पैसा कमाया है। और अगर टेक्निकली बोलूं तो जिस रेट पे जो आपके पीवीसीआई है वो पीवीसीओ के इक्वल हो जाते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाते हैं, ये वो रेट होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना होता है जब हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, और लास्ट डिसीजन हमारा डिविडेंड डिसीजन। कौन सा डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन।
प्रॉफिट के दो पार्ट होते हैं, एक जो हम शेयर होल्डर को बांट देते हैं, एक जो रोक के रख लेते हैं। जो बांट दिया वो डिविडेंड, जो रोक के रख लिया वो रिटेन्ड अर्निंग। तो अभी हमें क्या लेना है, ये डिसीजन लेना है कि हमें बांटना है या नहीं बांटना है, और बांटना है तो कितना बांटना है, या सारा रोक के रख लेना है। नमन भाई ऐसे तो नुकसान हो जाएगा शेयर होल्डर का। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी ने पैसा रोक के रख लिया वो कंपनी का नहीं है, वो किसका ही है, शेयर होल्डर का ही है। बस कंपनी के पास कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, जिस प्रोजेक्ट में वो उस पैसे को वो क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब ये डिसीजन कैसे ले कि हमें डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है, तो उसके लिए बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। और उसकी एमटी है बच्चों, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स टू टाइम अर्निंग्स ऑन कैलसी। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स टू टाइम अर्निंग्स ऑन कैलसी। चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अगर हमारे जो शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि डिविडेंड मिले तो हम देंगे, और नहीं चाहते हैं तो ये क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है। ठीक है ना। अब ये जैसे मान लिया हमारे जो शेयर होल्डर है वो यंग है बहुत ज्यादा, वो कहीं और से भी पैसा कमाते हैं और उनको डिविडेंड भी मिलता ही रहता है। ठीक है ना। माने अब वो कह रहे हैं कि जी हमें तो डिविडेंड क्यों ही दे रहे हो आप, रहने दो, हमें चाहिए ही नहीं, हम तो और कहीं से पैसा कमा रहे हैं, हम तो यंग है अभी, हमारी तो एक्टिव इनकम चल रही है। कोई बात नहीं, तुम क्या ही करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, वापस से रोक के रख लो पैसा और इन्वेस्ट करो। तो उस केस में अगर सारे शेयर होल्डर अगर यंग होंगे तो कंपनी पैसा रोक के रख लेगी, और सारे अगर कैसे होंगे, वो रिटायरमेंट वाली जो एज के बंदे होंगे, तो उस केस में बोलेंगे अरे भाई साहब हमारी एक्टिव इनकम तो कहीं से आनी रही है, हम हमारी तो जिंदगी, हम तो जिंदा ही किसके ऊपर है, आपके डिविडेंड के ऊपर। ठीक है ना। तो हमें डिविडेंड दीजिएगा, तो वो लोग बोलेंगे, तो उस केस में कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी। और सारे बच्चों को पता है इसके लिए ओआर पास करना होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक बंदा है जिसकी कैपिटल मार्केट में बहुत क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेस है, मतलब बहुत ज्यादा पहुंच है। आज अगर बोलेगा मार्केट में तो भर भर के पैसा मिलेगा, एक ऐसा है भर भर के बोले तो इतना सा भी पैसा नहीं मिलेगा। तो बताओ कौन सी कंपनी डिविडेंड बांट देगी, कौन सी नहीं बांटेगी। जिसके कहते ही पैसा मिल जाएगा, जिसकी एक्सेस बहुत ज्यादा है कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो वो तो बांट देगी, क्योंकि उन्हें पता जब पैसा चाहिएगा तब मिल जाएगा। लेकिन जिनकी एक्सेस नहीं है वो तो पैसा रोक के रख लेगा, भाई पैसा नहीं मिलेगा कहीं से भी, ये आया है प्रॉफिट बनाया तो इसे रोक के रख लो। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। क्या है बच्चों, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। इसमें मैंने बहुत ज्यादा आपको बताया था, वो तो बता नहीं रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ बस। अगर कंपनी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अपने शेयर प्राइस के लिए, किसके लिए, शेयर प्राइस के लिए, तो उस केस में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है तो वो अच्छी कंपनी होती है, तो उनका लोग उनकी डिमांड करते हैं, तो उनका फिर उसकी वजह से प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। हालांकि मैंने इसका एक दूसरा एंगल भी बताया था आपको, जो प्रैक्टिकल एक अप्रोच होता है। फिलहाल यही बताऊंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि लोगों को लगता है जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है उनका वो अच्छी होती है, तो उनकी डिमांड होती है, तो उनका मार्केट प्राइस बढ़ता है। तो जो कंपनी सेंसिटिव है अपने मार्केट प्राइस को लेकर के, कि हमारा भाई मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, तो वो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी। और अदरवाइज जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस ज्यादा हो या कम हो, तो वो डिविडेंड नहीं देगी। हालांकि होता यह है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से शेयर का प्राइस क्या होता है, कम होता है, वो एक अलग अप्रोच है, वो मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट है बच्चों, आज के पॉइंट पे, आज के टाइम पे ये पॉइंट इररेलेवेंट है, टैक्सेशन पॉलिसी, बिकॉज गवर्नमेंट इस पॉइंट को हटा चुकी है। ये टैक्सेशन पॉलिसी है, नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ये सीडीटी है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, जिसको डीडीटी भी बोलते हैं हम, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था। आज के दिन पे तो शेयर होल्डर ही देता है, अगर उसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो जब सीडीटी का रेट मान ली ज्यादा होता था तो कंपनी बोलती थी भाई तुम डिविडेंड मत लो, क्योंकि अभी माने अगर 100 रुपए में से अगर हम 40% माने सीडीटी का रेट है, तो 40 तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, तुम्हें कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। बाकी तुम जब ये रेट कम हो जाएगा जब ले लेना। ठीक है ना। माने जब ये 20 हो जाएगा तो तुम्हें 80 मिल जाएंगे, तो तुम जब ले लेना। तो जब ये रेट ज्यादा होता था तो कंपनी क्या नहीं करती थी, डिविडेंड को प्रेफर नहीं करती थी। और अगर ये रेट क्या हो जाता था, कम हो जाता था, तो कंपनी डिविडेंड भर भर के देती थी, क्योंकि ज्यादा पैसा जाता था शेयर होल्डर को। आज के टाइम पे इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये पॉइंट हट चुका है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जिस कंपनी के पास क्या है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो वो पैसा रोक के रखेगी, सिंपल सी बात है। जिसके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी नहीं है तो वो पैसा बांट देगी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। और बच्चों ये पहले इस पे आओ आप, नीचे पे दूसरे वाले मतलब 7th वाले पॉइंट पे, अमाउंट ऑफ अर्निंग। एक कंपनी अगर ज्यादा पैसा कमाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके लिए जा सकती है, ज्यादा
डिविडेंड के लिए जा सकती है, अदरवाइज ज्यादा नहीं कमाती है तो ज्यादा नहीं जाएगी। फिर 8th वाली हेडिंग पे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। एक कंपनी तो स्टेबली इतना पैसा कमाती है, जब स्टेबली कमाती है तो ज्यादा डिविडेंड दे सकती है, लेकिन एक कंपनी की जो अर्निंग्स ही है वो फ्लक्चुएट कर रही है ऊपर नीचे, तो पहले ही सेफर साइड पे खेल के चलेगी, वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। अब ये वाला 6th पॉइंट पे आओ। 6th पॉइंट क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। एक कंपनी है कि उन्हें तो डिविडेंड देना ही देना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वेदांता है, IRFC है, कुछ कंपनीज मार्केट में ऐसी है, कैम्स है, कैम्स भी डिविडेंड देती रहती है, ठीक है ना, साल में तीन बार तक, चार बार तक क्या देती है? डिविडेंड देती है, ठीक है ना। तो अभी जिस कंपनी की पॉलिसी के मतलब डिविडेंड देना ही देना है, तो फिर वो अर्निंग वर्निंग कुछ मायने नहीं करती, वो कैसे भी दे, वो करके डिविडेंड आपको देगी, ठीक है ना। और जिसकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टेबल नहीं है, आगे तो दे देंगे, नहीं आया तो राम भरोसे, ठीक है ना, तो फिर वो डिविडेंड नहीं देगी। ये 3 पॉइंट ऐसे। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बोलो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रोक के रख लेगी? वो तो बांट देगी, क्योंकि इसकी तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। लेकिन जिसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। नेक्स्ट है लीगल कंस्ट्रेंट। बच्चों कई बार कुछ क्या होती है, लीगल कंस्ट्रेंट्स होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना, उसके लिए तो वही मेन क्लास को रेफर करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि हमारे लॉ में कुछ ऐसी क्या है, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो ये बोलते हैं कि अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इनका कंप्लायंस करना पड़ेगा, जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर आपको याद आ रहा हो कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो अभी आपका जो डैप एब्जॉर्ब हो नहीं पाया पिछले सालों का, पहले उन्हें एब्जॉर्ब करे तब देना। हालांकि क्या हुआ, हालांकि हमारे पास पैसा है, लेकिन बस वो बुक्स एंट्री हमें डालनी है, बुक में एंट्री डालनी है, वो डैप को एब्जॉर्ब कराना है, तो उस केस में हम भले ही हमारे पास ज्यादा पैसा हो, उस केस में फिर भी हम भी क्या नहीं दे सकते? डिविडेंड नहीं दे सकते, बिकॉज कानून की रिक्वायरमेंट है। लीगली हमारे ऊपर क्या लग गई? कंस्ट्रेंट्स लग गई, पाबंदियां लग गई कि हम चाहते हुए भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। अगर थोड़ा उसमें ही बताऊं, लीगल में और बताऊं, अगर हमारे इस तरह के ऊपर हमारे ऊपर इस तरह की कुछ पाबंदियां नहीं है, तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं? ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। कई बार जो लैंडर होता है, कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे कर लेते हैं जिनकी वजह से वो हमारा कॉलर पकड़ लेता है। कौन? लैंडर। जैसे हमने किसी से उधार लिया, बैंक लोन लिया या हमने डिवेंचर, तो डिवेंचर वालों ने भी बोल दिया डिविडेंड बांटना है ना, तो पहले हमारी कम से कम 10% रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अब जब हमने माने डिविडेंड हम बांटने के हुए थे, तो उन्होंने हमारा कॉलर पकड़ लिया करके। बात ये हुई थी कि पहले 10% क्या इंटरेस्ट तो देने का ही है, हमारी रीपेमेंट भी करने का है। कहीं ऐसा ना हो तुम सब अपने अपने वालों को घर भरते रहो और हम यहाँ पे क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। तो उस केस में जो वो है लेंडर है, उन्होंने हमारा कॉलर पकड़ लिया, पहले हमें पैसा दो। अब हमने तो सोचा था डिविडेंड देंगे, बेचारा सारा पैसा तो किसमें चला गया? उनकी रीपेमेंट करने में चला गया। फिर डिविडेंड वाले देखते रह गए, कह रहे बताओ ये पैसा आने वाला था, अब तो चला गया। तो उस केस में अगर हमारी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह की कुछ कंस्ट्रेंट्स रहती है, हर्डल्स रहती है, तो उस केस में हम चाह के भी डिविडेंड नहीं बांट सकते। बात समझ में आ रही है? आई होप सारी हेडिंग क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। चलो देख लेते हैं बच्चों। फास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड gives 2 times earnings on CALC. P for preference of shareholder. A for access to capital market. Next S for बच्चों stock market reaction. T for taxation policy. Fast growth of growth opportunities. Fast growth of dividend. Stability of dividend. Fast growth of dividend gives 2 times earnings. 2 बार क्या है? अर्निंग है। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स अभी ये नीचे आने वाला है, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। नेक्स्ट है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। फास्ट ग्रोथ ऑफ बोलो ना, फास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम्स अर्निंग्स ऑन कैलसी, है ना। सीए एक साथ है ना, और फिर एल अलग है और सी अलग है। सीए फॉर कैश फ्लो पोजीशन, एल फॉर लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। एसआरसीसी में एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ाया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर यहाँ पे क्या है? फास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम्स अर्निंग्स ऑन कैलसी, ये है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। और फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी। ये हो गया एक मेजर पोर्शन इस चैप्टर का, क्या हो गया? खत्म हो गया 50% से ज्यादा बच्चों। और बात करते हैं अब फ्रेश टॉपिक की, फाइनेंशियल प्लानिंग।
फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उनको क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ताकि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव माने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो अचीव हो जाए, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। हालांकि जो मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो होता है टाइमिंग को एस्टिमेट करना और अमाउंट को एस्टिमेट करना फंड्स की, कि किस टाइम पैसा चाहिएगा और कितना पैसा चाहिएगा। यही दो मेन बात है इस टॉपिक में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, और यही बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछे फाइनेंशियल प्लानिंग की तो यही है कि टाइमली हमें पैसा अरेंज हो जाए और जितनी अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट सफिशिएंटली हमें अरेंज हो जाए। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म वेयर एज फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ बच्चा ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना। अपने को ये निकालना होता है कि कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, तो ये सारी चीजें अपन लोग इसमें देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। और यही दो ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और दूसरा to ensure that unnecessary finance is not raised। ये चेक करना कि हमें पैसा कब चाहिए, और दूसरा कि फालतू में पैसा ना हमने ना उठा लिया हो। ठीक है ना। और बच्चों अपन लोग इधर क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं हमारे उनका। ठीक है ना। चलो, ये ऑब्जेक्टिव मैं इसके बता ही चुका हूँ बच्चों की टाइम से पैसा मिल जाए, क्योंकि कम पैसा मिलना भी बर्बादी का कारण है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट लगा ही नहीं पाएंगे। और ज्यादा मिलेगा पैसा तो वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि कॉस्ट आएगी, रिटर्न कुछ आ नहीं रही है। पैसा कल मिलना चाहिए था, आज मिल रहा है तो भी दिक्कत है। पैसा आज मिलना चाहिए था, कल मिल रहा है तो भी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत क्रिस्प मेहनत में आपको समझाई। आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आप इसको नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझेगा। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करना होता है, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट को मैच करना होता है उनकी अवेलेबिलिटी से, कि हमें जितना पैसा जब चाहिए उतना मिल भी जाएगा या नहीं मिल जाएगा। ये जब हम चेक करते हैं तो किस में करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चों शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पैसा तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए होता है, मीडियम के लिए भी चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए होता है। अब जो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है बच्चों, आप देखो कितनी इंपॉर्टेंस है, 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, बहुत जनरल पॉइंट है, 4 तो जनरल पॉइंट है और 2 मैंने आपको लिंक करके बताए थे, लिंकिंग वाले पॉइंट ऐसा बोला था। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करके देती है बच्चों, हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। किसके लिए प्रिपेयर करती है, फ्यूचर के लिए। ठीक है ना। ये एग्जांपल वगैरह पढ़ लेना, ये मैं बहुत जनरल जनरल बता रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक वारंटी का एग्जांपल लेके बताया कि आने वाले टाइम में मान लिया हम प्रोडक्ट बेचते हैं, वो हमने वारंटी देके रखी है, तो कितना पैसा लगेगा हमें वो वारंटी वगैरह क्या कराने में, लोगों को एक्सरसाइज कराने में। तो फ्यूचर के लिए ये चीजें हम आज ही एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितने टाइम की हमने वारंटी दी है, कितने लोगों का प्रोडक्ट खराब हो सकता है, तो हम आज एस्टिमेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हमें फ्यूचर के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। दूसरा, ये आने वाले टाइम में जो हमें अचानक से जो झटके लगेंगे उनसे बचा के रखती है, बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज से बचा के रखती है। तीसरा बच्चों, कोऑर्डिनेशन बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है अलग अलग डिसीजंस में। ठीक है ना, अलग अलग डिसीजंस में, अलग अलग फंक्शंस में। और ये काम को दोबारा होने से बचाती है। डुप्लीकेशन, यहाँ पे जब हमने प्लानिंग की तो डुप्लीकेशन नहीं होता। ये 4 जनरल पॉइंट है। एक तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, एक्सटर्नल शॉक्स एंड सरप्राइज से बचा के रखती है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करती है। 2 लिंकिंग वाले पॉइंट है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करती है कि आज क्या है और फ्यूचर में हम क्या होने वाले हैं, कितने हमें रिसोर्सेज चाहिएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट और किसके बीच में लिंकिंग क्रिएट करती है, फाइनेंसिंग के बीच में। या ऐसे बोलना चाहिए मेरे को, पहले फाइनेंसिंग बोलना चाहिए फिर इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में लिंक क्रिएट करती है। ठीक है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये 6 पॉइंट होते हैं किसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। बात करते हैं बच्चों की इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर। ओवरऑल जो हमें पैसा उठाना है लॉन्ग टर्म का, डेट से कितना उठाया है और इक्विटी से कितना उठाया है, इस मिक्सचर को, डेट और इक्विटी के मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। यह पैटर्न बोलो, पैटर्न लॉन्ग टर्म फंड्स को उठाने का हमारा पैटर्न क्या है, कि डेट से कितना उठाया है, इक्विटी से कितना उठाया, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसमें हमें यह देखना होता है कि डेट से कितना उठाए और इक्विटी से कितना उठाए।
सारे बच्चों को पता है, ये वापस से रिपीट नहीं करा रहा मैं कि ओनर फंड और बोरोर फंड दो तरीके के होते हैं, सबको पता है। लेकिन ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये हम किससे पता लगा सकते हैं बच्चों? डीई रेशियो से, डेट इक्विटी रेशियो से। उसको भी दो तरीके से हम देख सकते हैं, थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। एक तो हम देख सकते हैं डेट अपॉन इक्विटी करके, कि डेट कितना और इक्विटी कितना। ये इसे कैसे भी देख सकते हैं, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, कि अगर टोटल फंड्स हमारे इतने हैं तो उसमें से डेट कितना, तो वो चीज भी है। जैसे मैंने बताया, ऊपर वाले को लिखा मैंने 2:3 और नीचे वाले को लिखा 2:5, तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है। हाँ, ये टोटल 5 में से 2 रुपए किसके हैं? डेट के। यहाँ पे कह रहा है कि 3 इक्विटी के है तो 2 डेट के हैं। लिखने का तरीका अलग अलग है, समझने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों बातें एक ही है। ठीक है ना? अच्छा, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट से कितना पैसा उठाना है, इक्विटी से कितना उठाना है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी रखनी है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? ये बिल्कुल सेम किसके जैसा है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, क्योंकि वहां पे भी तो हमें ये देखना होता है कि डेट से पैसा उठाना है या इक्विटी से। जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो क्या बनती है? कैपिटल स्ट्रक्चर बनती। क्या बनती है? सारे पॉइंट लगभग लगभग क्या है, सेम है, कुछ पॉइंट्स अलग है, उनको मैं यहाँ पे करा देता हूँ अभी आपको। पहला पॉइंट लिखा है केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल सी बात है कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, कम होगी, तो हम ज्यादा डेट को प्रेफर करेंगे, और कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा होगी आरओआई से तो हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे। बाकी रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट, फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। अरे वही एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ा है, ये तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सारे बच्चों को पता है कि ये केई होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो इक्विटी से जो हमने पैसा उठाया है उसको जो यूज करने की जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, इक्विटी को कम प्रेफर करेंगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम, हाँ उस केस में डेट को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी तो हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे और डेट को कम प्रेफर करेंगे। हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि इक्विटी सस्ती पड़ जाए, इक्विटी क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है। इसका रीजन सारे बच्चों को पता है। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये मैं आपको बहुत तेज स्पीड से करा रहा हूँ, अगली दो हेडिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा डीएससीआर। अगर आपको डिटेल में समझना है तो बच्चों प्रॉपर मेन रेगुलर बैच में यूट्यूब पे ही अपलोडेड है वीडियो, वहां पे जाके वापस से देखिएगा और समझिएगा कि इतनी डेप्थ से, कितनी गहराई से मैंने आपको इन्हें समझाया है। फिलहाल तो रिवीजन है, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, टाइम बाउंड मैनर में मेरे को खत्म करना है। आईसीआर बताता है कि आपके प्रॉफिट्स कितने टाइम है इंटरेस्ट के, हाउ मेनी टाइम्स योर प्रॉफिट आर in comparison to your interest obligation, that is ICR can be calculated by EBIT divided by interest, कि आपके जो प्रॉफिट्स है वो कितने गुना है। माने अगर आपके प्रॉफिट 5 लाख आए हैं, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपको 1 लाख का क्या देना है, ब्याज देना है, तो आपके प्रॉफिट 5 टाइम्स है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है भाई, 5 बार आप क्या दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो। से यस और नो? इसका ज्यादा होना अच्छी बात है और कम होना बुरी बात है। अगर ये मान लिया 1 हो जाए तो प्रॉब्लम है भाई, जितना बनाया ना पैसा सारा तो किसमें चला जाएगा, बेचारी गवर्नमेंट भी तरस जाएगी, उसको भी टैक्स नहीं मिलेगा, बिकॉज सारा पैसा तो किसमें खप गया, इंटरेस्ट में खप गया। और अगर ये 1 से कम हो गया तो डूब मरो फिर। ठीक है ना? तो वैसा। अच्छा, अगर बच्चों आईसीआर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आईसीआर होगा उतना ज्यादा हम किसको लेके आएंगे अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट को लेके आएंगे। और जितना कम होगा आईसीआर उतना ही हम इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे और डेट को कम। नेक्स्ट है इसमें बच्चों कुछ कमी है, तो पिक्चर में कौन आया, डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। वो तो खाली वो ईबीआईटी को लेता है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अब वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा पैट को क्यों लेता है, वो तो उसी में देखिएगा आप जाकर के। तो यहाँ पे लेता है बच्चों पैट को, ईबीआईटी को नहीं लेता, पैट को लेता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। और उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले जो है ये हमारे कैश फ्लोज है। क्या है? कैश फ्लोज। ये कैसे है कैश फ्लोज, पूरा समझाया आपको। और नीचे आपके क्या है, नीचे आपके फिक्स चार्जेस है, फिक्स या फिक्स ऑब्लिगेशन बोलो आप। कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं अपन लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिवाइडेड बाय फिक्स ऑब्लिगेशन। कैसे निकालेंगे, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैसे निकालेंगे, हाँ जी, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। से यस और नो? अगर कोई आपको क्या करनी है, रीपेमेंट करनी है। ठीक है ना? जितना ज्यादा डीएसपीआर होगा
है ना। DSCR ये बताता है कि आपके जो कैश फ्लोज है वो कितने टाइम से है जो आपको फिक्स पेमेंट करनी है। हायर द बेटर होगा, जितना ज्यादा ये DSCR होगा उतना ही ज्यादा हम डेट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे। ठीक है ना। चलो जी, ये भी हो गया बच्चों। और इसकी कोई एमटी नहीं है, एमटी बस वो याद रखना है, एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ा है। 4 पॉइंट अलग है, केडी, केई, आईसीआर, डीएससीआर। केडी, केई, आईसीआर, डीएससीआर और एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ाया। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अब आ जाते हैं किस पे, फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ये बोलता है कि आपकी ओवरऑल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन कितना है, मतलब जिससे फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट हो रहा है, रिस्क क्रिएट हो रहा है, यानी ओवरऑल कैपिटल में डेट का कितना कंपोनेंट है, ये वो बता रहा है। इसको वही दो तरीके से अपन लोग निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर में बताया आपको, डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ट्रेडिंग का मतलब होता है एडवांटेज लेना और इक्विटी का मतलब होता है ओनर फंड। तो किसके लिए फायदा जनरेट करना? ओनर्स के लिए। बाहर वालों का पैसा यूज करके, यहां से देखो ये सबसे मेन बुलेट है, ये क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है यहाँ पे हम बाहर वालों का पैसा यूज करते हैं, यानी कि सस्ते सोर्स ऑफ फंड को यूज करते हैं, किसका फायदा कराने के लिए? अंदर वालों का फायदा कराने के लिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल इंटरेस्ट सेव द टैक्स। इंटरेस्ट क्या करता है? टैक्स सेव करता है। ठीक है ना। इसको अपन लोग किससे समझते हैं बच्चों? ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से समझते हैं, मतलब अभी नहीं समझेंगे, समझा है ऑलरेडी। ठीक है ना, वो पूरा करते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये केवल बच्चों तब तक ही हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता, क्या हमेशा हम डेट को प्रेफर करेंगे कि अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में? नहीं। जब तक आरओआई ज्यादा होगी किससे? इंटरेस्ट रेट से, तब तक प्रेफर करेंगे डेट को। अगर आरओआई कम हो गई डेट से, इंटरेस्ट रेट से, तो उस केस में हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे। ये सारी चीजें बच्चों जो भी मैंने बोली वो यहाँ पे इसने लिखी है इंग्लिश में, उसको ही हमने न्यूमेरिकल से, कई सारे न्यूमेरिकल से देखा था, न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, ये देख लेना आप। इसका भी जवाब मैं दे चुका हूं, क्या हमेशा डेट को प्रेफर करेंगे? क्या नहीं। जब तक क्या होगा, आरओआई ज्यादा होगी किससे? इंटरेस्ट रेट से, तब तक प्रेफर करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके लिए भी हमने एग्जांपल किए थे बच्चों। अगर एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो सकते हैं, बहुत अच्छे से समझे हमने। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है और बच्चों आई थिंक लास्ट टॉपिक है, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है। फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना होता है बच्चों? पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लॉन्ग टर्म यानी फिक्स असेट में जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो होती है फिक्स कैपिटल। जो करंट असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो हमारी होती है वर्किंग कैपिटल। क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा है यहाँ पे। अभी फिक्स असेट समझ लो। फिक्स असेट वो असेट होती है जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। फिक्स कैपिटल जो पैसा जो हम लगाते हैं फिक्स कैपिटल में वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और ये हमारी परमानेंट और लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करती है। इनके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैपिटल बचिंग डिसीजन होते हैं, और हमें बहुत केयर के साथ क्या लेने चाहिए? डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, बहुत पैसा लगता है इनके अंदर, और ये डिसीजन वापस से मतलब ऐसे इनमें आप पीछे नहीं हट सकते, इररिवर्सिबल होते हैं। यही लिखा है यहाँ पे 3 पॉइंट। वंस अगेन वो रिपीट, जो कैपिटल बजटिंग में मैंने लिखाया था ना आपको, जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ा रहा था तो वहां पे भी यही चीजें लिखी हुई थी, ये रिपीटेड है। ठीक है ना, कि ये क्यों जरूरी होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या जो फिक्स कैपिटल होती है वो यहाँ पे है, क्यों जरूरी है फिक्स कैपिटल। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्ट हो जाती है? ठीक है ना, तो वो हमें अपने जहन में रखने होंगे। सबसे पहला और बहुत सिंपल, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है? बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्या चाहिए होगी, फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। मैन्युफैक्चरिंग वाले हो तो ज्यादा चाहिएगी, ट्रेडिंग वाले हो तो कम चाहिएगी, सर्विस वाले हो तो उससे भी कम चाहिएगी, या उसके बराबर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन एक बात तो तय है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाले में तो आपको जरूर जरूर क्या करना है? कंपैरिजन करना ही है। और नो डाउट कि मैन्युफैक्चरिंग वाले को क्या चलेगी? ज्यादा फिक्स कैपिटल उसको लगेगी, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी फिक्स कैपिटल की। ठीक है ना, ट्रेडिंग वाले को कम। दूसरा बच्चों स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एक बंदा बड़े स्केल पे काम कर रहा है, एक छोटे पे काम कर रहा है, तुम्हें बता दो किसको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी? जो बड़े स्केल पे काम कर रहा है। जो छोटे पे कर रहा है उसको
कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एक धंधा ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी क्या होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, बहुत जल्दी 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 टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, नहीं आ जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, नहीं आ जाती, तो उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, जैसे आईटी सेक्टर। लेकिन एक कंपनी ऐसी है, एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको ज्यादा टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए फिर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो एक बार पैसा लगाया वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप चाहते हो कि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीआईटी इंस्टॉल कराए, तो ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप लेबर से ही काम चला लोगे, ज्यादा लेबर पे ही रिलाई करते हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अगर आपके पास कोई आज उधार के कुछ ऑप्शंस हैं कि आपको अगर कोई एसेट मिल रही है, उधार मिल रही है, हायर परचेज पे मिल रही है, लीज पे मिल रही है बच्चों, इंस्टॉलमेंट पे, मतलब सिंपली बोलूं तो इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, तो आपको वर्किंग सॉरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, बिकॉज आपको पार्ट पार्ट में पेमेंट करनी है ना। वो बोले ए सारा पैसे दर दो, पहले जमा कराओ, तभी क्या प्लांट हम क्या कराएंगे आपके यहाँ पे, आपकी साइट पे इंस्टॉल कराएंगे, तो उस केस में बच्चों ज्यादा पैसों की फिक्स कैपिटल की जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है। ये फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर मैं कोलैब कर लेता हूँ किसी से, है ना, तो उस केस में फिक्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, कम पड़ेगी अगर मैं कोलैब कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उसकी फैसिलिटी भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे ना। अच्छा, अगर हम कोलैब नहीं करते तो फिर अपने अपने रिसोर्सेज क्या करो, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग क्रिएट करो, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कराओ, तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा सारा काम, तो फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमें और भी धंधे चालू करने हैं आगे आने वाले टाइम में, तो ज्यादा पड़ेगी, और नहीं करने हैं तो कम पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। एक कंपनी के पास ग्रोथ प्लान्स है तो ज्यादा पड़ेगी, ग्रोथ प्लान नहीं है तो कम पड़ेगी। इसी के साथ साथ बच्चों ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, और इसकी एमटी एक बार देख लीजिएगा आप इधर। नेचर में सुट्टा का लेवल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ कर रहा है। नेचर में सुट्टा का लेवल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ कर रहा है। नेचर बोले तो नेचर ऑफ बिजनेस, एस फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, यूटी एक साथ है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एस यू टी टी ए, एक टी है फिर एक ए अलग है, टी फॉर टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ए फॉर ऑल्टरनेटिव, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, नेचर में सुट्टा का लेवल, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, नेचर में सुट्टा का लेवल डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी आप इसे लिख सकते हो। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल की। बहुत सिंपल अगर आपको बताऊं तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये इसका जनरल मीनिंग है, और टेक्निकल मीनिंग इसका समझना है तो इसका मतलब ये है कि जो करंट एसेट्स को आपने लॉन्ग टर्म फंड से क्या किया है, अरेंज किया है, फाइनेंस किया है, वो होती है क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। आप इस एंगल से देखो, करंट एसेट्स को जितना हमने करंट लायबिलिटी से फाइनेंस कर लिया, अरेंज कर लिया, वो तो ठीक है, तो बाकी जो गैप बचा वो कहां से किया होगा, लॉन्ग टर्म से किया होगा। किससे किया होगा? हालांकि बच्चों लॉन्ग टर्म से, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन की नहीं जाती, प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल आपकी पॉजिटिव आ रही है तो उस केस में तो इसका मतलब यही है कि आपने शॉर्ट टर्म में पैसा कुछ किससे भी लगाया है, लॉन्ग टर्म से भी लगाया। कई बार लगाना पड़ जाता है लॉन्ग टर्म से भी, ठीक है ना। हाँ, धंधे में कुछ इस तरह की स्थिति होती है, ज्यादातर होती ही है कि हमें लॉन्ग टर्म से, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म की हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो सारी हमारी शॉर्ट टर्म से ही पूरी नहीं होती, कुछ हमें लॉन्ग टर्म से भी लगाना होता है, ठीक है ना। चलो, ये हमने देख लिया। अब इसको वर्किंग कैपिटल, क्योंकि क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, तो करंट एसेट्स को समझिएगा क्या होती है। करंट एसेट्स वो जहां पे आप जिन एसेट्स को एक साल के अंदर अंदर कैश में रियलाइज कराए, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर ले, ये ज्यादा लिक्विड होती है, ये करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, और लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखी हुई है, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज विद इन 90 डेज कन्वर्ट करा लोगे आप, बीआर हो गए, डेटर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, आपकी डब्ल्यूआईपी हो गई, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, आपकी करंट एसेट्स है। नेक्स्ट है बच्चों करंट लायबिलिटीज। देखो ये तुमने सवाल पूछा था प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस वाला पूछा था ना अभी तुमने थोड़ी देर पहले सवाल, तो बहुत ज्यादा क्या है, लिक्विडिटी के ऑर्डर में भी सबसे नीचे आ रहा है, क्योंकि ये रियलाइज होना ही नहीं है, इसे बेच भी नहीं सकते अपन लोग, ये तो बस फैसिलिटी सर्विस ही मिलेगी ना। अब तुमने ही अपना धंधा बंद कर दिया तो बोले हम तो दे देंगे सर्विस, तुम कर दो अपना धंधा बंद, तो हम क्या करें इसमें, ठीक है ना। बाकी बताना मुझे भी उसमें जो तुमने अलग से वो एक क्या था, ठीक है ना, कि उसका ट्रीटमेंट अकाउंट्स में तुम कैसे करते हो। करंट लायबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज वो जो आप क्या करोगे 1 साल के अंदर अंदर रीपे करनी होगी, जो आपको वो करंट लाइबिलिटीज है। जैसे बीपी हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडवांसेस आपने रिसीव करके रखा है कस्टमर से, तो इसमें पैसा वापस नहीं करते हो आप, 1 साल के अंदर अंदर उसे अपनी सर्विस क्या करते हो। तो अब मान लिया मैंने तुम्हें फीस लेके रखी, तो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, कोर्स कंप्लीट कराना ही है, तो वो चीज है। वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, जीडब्ल्यूसी और एनडब्ल्यूसी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। जितना भी आपने खुद का पैसा, मतलब खुद का नहीं ऐसे बोलना चाहिए मेरे को, जितना भी आपने टोटल पैसा लगाया किसमें, करंट असेट्स में, करंट असेट्स में, वो क्या है, हाँ ग्रोस वर्किंग कैपिटल, वो क्या है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब आप ये देखते हो कि आपका पैसा कितना लगा है, वो भी लॉन्ग टर्म वाला, तो वो होती है नेट वर्किंग कैपिटल, और वो कैसे निकालते हैं, सीए माइनस सीएल। जबकि जीडब्ल्यू से निकालते हैं टोटल एसेट्स, जो करंट एसेट्स है उनका क्या कर दो आप, टोटल कर दो, तो वो आपकी जीडब्ल्यू से निकल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, बच्चे लोगों को आमतौर पर जो एनडब्ल्यूसी होती है उसे हम सिंपली क्या बोल देते हैं, वर्किंग कैपिटल ही बोल देते हैं। वर्किंग कैपिटल 3 टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। पॉजिटिव कब, जब सी ए इज ग्रेटर देन सी एल, नेगेटिव कब, जब सी ए इज लेस देन सी एल, और जीरो कब, जब सी ए इज इक्वल टू सी एल, ठीक है ना। ये उसका हमने एक एग्जांपल किया था बच्चों। और एक लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना। ऑपरेटिंग साइकिल, पैसा जाने से पैसे आने तक का जो मीन टाइम होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। पैसा जाने से पैसा आने तक। अब जब पैसा चला गया और फिर आएगा, तो बीच में जो टाइम है उसमें हमें पैसा चाहिएगा, वर्किंग कैपिटल तो चाहिएगी ना। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऑपरेटिंग साइकिल जितना लेंथी होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा पड़ेगी, और ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, क्योंकि पैसा आता रहेगा ना, पैसा वो राउंड घूमता रहेगा, रोटेशन घूमता रहेगा, तो वो चीज है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर फर्क पड़ता है बहुत सारे रेशियो से, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, इनसे ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मान लिया आपका डेटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो पैसा बहुत टाइम बाद आएगा, तो ऑपरेटिंग साइकिल भी आपका लेंथी होगा। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है आपका, कम है, तो ऑपरेटिंग साइकिल भी क्या होगा, कम होगा। और ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो सीधा सीधा किसके ऊपर फर्क डालता है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर, तो अभी ध्यान से देखना, अपन लोग, मैं सारी चीजें रैप अप कर रहा हूँ, बस चैप्टर को भी वाइंड अप कर रहा हूँ, कि जो फैक्टर्स जो हमने वहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखे थे, वर्किंग कैपिटल डिसीजन देखे थे, उनके फैक्टर अफेक्टिंग नहीं देखे थे, है ना। उनके बोले थे मैंने वो कहां पे कराऊंगा, वर्किंग कैपिटल में। तो अब देखो तुम, वर्किंग कैपिटल के हम नीचे फैक्टर करने वाले हैं। अच्छा, जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है वही किसको अफेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल को, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल भी किसके ऊपर फर्क डालता है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर फर्क डालता है। तो कहने का मतलब चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे वर्किंग कैपिटल डिसीजन हो, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल हो, इन तीनों को अफेक्ट करने वाले फैक्टर एक ही है, और उनका आंसर ये है। अभी नीचे दिखा रहा हूँ, ये तो डायग्राम देख लो एक बार पहले, कि मैन्युफैक्चरिंग वालों का क्या रहता है, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे रहता है, कैश चला गया, रॉ मटेरियल आ गया, फिर वो मशीनों में पड़ा WIP, फिर वो फिनिश बन गया, रखा रहा गोडाउन में हमारे वेयर हाउस में, फिर हमने उसे बेचा, डेटर पड़े रहे, फिर डेटर से कैश आएगा, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। जबकि जो ट्रेडिंग वाले होते हैं वो खरीद करके लेके आते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स का, फिर क्या उनके डेटर होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स माने डेटर क्रिएट होते हैं, फिर वो सेल्स रियलाइज कर लेते हैं, कैश आ जाता है। तो कैश जाने से कैश आने तक का टाइम क्या होता है, ये ऐसा रहता है। इनका कम होता है ट्रेडिंग वालों का, मैन्युफैक्चरिंग वालों का ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलो, ये लिखा है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी तक बताया ऑलरेडी। अब लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, या ऑपरेटिंग साइकिल अफेक्ट होता है। तो MTA, बिजनेस गोल ऑफ SBI एट CP लीड टू ऑपरेशन क्रेडिट, ठीक है ना। बिजनेस गोल ऑफ SBI एट CP कैनॉट प्लेस लीड टू ऑपरेशन क्रेडिट। चलो देखते हैं वन बाय वन। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ट्रेडिंग वाला है, या सर्विस वाला है। मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, ट्रेडिंग है तो कम पड़ेगी, सर्विस है तो उससे भी कम पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ, अगर हमारे पास ग्रोथ प्लान्स है आने वाले टाइम में तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, अदरवाइज कम। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हम एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, एक एक चीजों को बराबर से मैनेज करके रखा है हमने, तो भैया हम तो कम से कम पैसों में भी ज्यादा से ज्यादा धंधे चला लेंगे अपने, ऑपरेट अच्छे से करेंगे हम, तो रिटर्न भी हमारी सारी चीजें मैनेज होगी बहुत अच्छे से। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट माने कम उधार दे करके भी हम सेल कर देंगे, कैश भी निकलवा लेंगे, कम इन्वेंट्री में कर लेंगे काम।
तो और लेकिन अगर हम वाई आते हैं, हमारे पास कोई एफिशिएंसी है ही नहीं, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर जो रॉ मटेरियल है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, तुम्हारे पास से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि आपको स्टॉक मेंटेन ही नहीं करना है। लेकिन अगर आपका दूसरी कंट्री से आप मंगाते हो, अवेलेबल होता है रॉ मटेरियल, तो उस केस में तो आपको भाई प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो बेसिकली तो वो चीज है, तो उस केस में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन क्या है, बहुत, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी भाई, बहुत सारी चीजें लगेगी, आपको उधार बांटना पड़ेगा, डिस्काउंट देने पड़ेंगे, नई नई स्कीम्स निकालनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, ज्यादा एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, तो कंपटीशन ज्यादा, तो वर्किंग कैपिटल डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, अदरवाइज कम। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर, क्योंकि सीजन में ज्यादा एक्टिविटीज होती है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, और आउट सीजन में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जबकि क्या है बच्चों, नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। जब मार्केट किस में होती है, बूम में होती है, तब भी आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा होती है, और अगर मार्केट किस में है, रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, तो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, ठीक है ना। हालांकि सीजनल फैक्टर में और बिजनेस साइकिल में फर्क होता है, सीजनल फैक्टर फिक्स होते हैं, जबकि बिजनेस साइकिल कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लेशन, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आपको सेम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो उस केस में डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, अदरवाइज कम। क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपको क्रेडिट बहुत आसानी से मिल जाता है तो तुम्हारा कौन सा पैसा लगा हुआ है, वो तो सारा बंदोबस्त किसने कर दिया, क्रेडिटर ने कर दिया, तो डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट कम, अदरवाइज ज्यादा। उधार मिलता ही नहीं है तुम्हें, तो फिर लगाओ ना पैसा, फिर लगाना पड़ेगा पैसा आपको। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बहुत लेंथी है, प्रोडक्शन साइकिल होता है कि प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट होने में, फिनिश गुड्स होने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है प्रोडक्शन साइकिल, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट होता है। प्रोडक्शन साइकिल अगर ज्यादा होगा तो डब्ल्यूसी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और ऑपरेटिंग साइकिल आपका ज्यादा होगा, प्रोडक्शन साइकिल के होने ज्यादा होने से ऑपरेटिंग साइकिल भी ज्यादा होगा, और डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन साइकिल कम, तो डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट भी कम, और ऑपरेटिंग साइकिल भी आपका कंपैरेटिवली कम ही होगा। लीड टाइम है नेक्स्ट बच्चों, ऑर्डर देने से लेकर के ऑर्डर डिलीवर होने तक का जो टाइम होता है वो होता है लीड टाइम। लीड टाइम, लीड टाइम ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, अदरवाइज कम। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर लीड टाइम ज्यादा होगा तो आपको ना पहले से ही क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। आपके पास स्टॉक है फिर भी आपको, क्योंकि डिलीवरी देर में मिलेगी आपको, तो आपको पहले से ही ऑर्डर देके रखना होगा, ताकि जब तक आप आउट ऑफ स्टॉक हो तब तक आपको रिफिल हो जाए स्टॉक, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो टाइम गैप अगर ज्यादा हुआ ऑर्डर देने से ऑर्डर मिलने तक का, तो उस केस में डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अदरवाइज कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो कम। क्रेडिट अलाउड, अगर तुम क्रेडिट देते हो बहुत ज्यादा, वो तो अवेल्ड था कि मिलता है तुम्हें, यहाँ पे कि क्रेडिट क्रेडिट तुम बहुत ज्यादा देते हो तो डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, क्योंकि डेटर में पैसा फंसाना पड़ेगा, नहीं देते हो इधर कैश ला भाई माल ले जा, तो डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट कम। और बच्चों लास्टली लेट्स फ्रीज, देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले जो हमने इसमें पढ़े, ROI EBIT अपॉन टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इनटू 100, वेल्थ कैसे निकाल सकते हैं, MPS इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ICR EBIT अपॉन इंटरेस्ट, DSCR, पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, EAE डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, स्वाहा। इसी के साथ साथ इसका हमारा रिवीजन पूरा हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आपको समझा, चीजें रिकॉल हुई, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ साथ हमने अपना बिजनेस का सिलेबस क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया विद रिवीजन। 2 टेस्ट रहते हैं, मौका लगा तो जरूर लेंगे टेस्ट, जैसे कि आपकी जैसी भी आपकी श्रद्धा रहेगी, भावना रहेगी, क्योंकि फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा है, हमारी श्रद्धा और भावना के अकॉर्डिंग ही चल रहा है जो कुछ चल रहा है, ठीक है जी।